Good morning, students. I hope you all are fine. I am Ekta, teacher of Shri Krishna Education Center, Katara. Today, we will talk about the chapter 4th of Economics, that is Globalization and the Indian Economy. तो बेटा यहाँ पे बताया गया कि जो कस्टमर है आज के टाइम में, तो इनके पास आज के टाइम में अगर हम बात करें तो गुड्स एंड सर्विसेज की बहुत वैरायटी है। हम जो चीज़ चाहें हम खरीद सकते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है वो एक ऑनलाइन टाइम आ चुके हैं कि हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और जो गुड्स है हमारे घर पे पहुंच जाती हैं। इनफैक्ट आज का टाइम तो ऐसा आ गया, हमें मार्केट जाने की भी नीड नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो वही कह रहे कि जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं, डिजिटल कैमरास हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, टेलीविज़न्स हो गए, इन्हीं के कारण जो लेटेस्ट इतने मॉडल्स बना रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, इन्हीं टेक्नोलॉजी के कारण ही जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अलग-अलग कस्टमर तक पहुँच रहे हैं। क्योंकि कस्टमर को भी एक नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ पसंद है। क्या हम आज के टाइम में अब देखो कितने फ़ोन की कितनी वैरायटी आ जाती है। आपको इतने वैरायटी में मिलेंगे फ़ोन्स कि आप खुद आपको होगा कि मैं कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मैं ये खरीदूँ या वो खरीदूँ। तो हर सीज़न जो है न्यू मॉडल्स आ रहे हैं ऑटोमोबाइल्स के, आप इंडियन रोड्स पे देख रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि वो डेज़ चले गए जब एम्बेसडर और फिएट ये सिर्फ़ 2 ही कार्स होती थी इंडियन रोड्स पे। आज के टाइम में इंडिया जो है इंडियंस जो है वो खरीद रहे हैं कार्स जो कि टॉप कंपनीज़ प्रोड्यूस करती है। मतलब कि आज के टाइम में जो हमारी पहुँच है, कस्टमर की पहुँच ही टॉप कंपनी तक पहुँच चुकी है कि हम लोग जो चाहें अपनी मर्ज़ी से खरीद सकते हैं। A similar explosion of brands can be seen for many other goods, from shirts to televisions to processed fruit juices. वो ये कह रहे हैं कि आज के टाइम में अगर हम बात करें, तो अगर हमने शर्ट खरीदनी है, टेलीविज़न खरीदना है, इवन कि फ्रूट जूसेस भी खरीदने हैं, ठीक है? तो फ्रूट जूसेस वो खरीदने हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमें मिल जाती है ईज़िली ऑनलाइन, हमें सब कुछ मिल जाता है। तो ये हमारी पहुँच है, टेक्नोलॉजी आने के कारण बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि जो वाइड रेंजिंग चॉइस है गुड्स की हमारे मार्केट में, वो एक रीसेंट फिनोमिना है। मतलब आज के टाइम में ही हमारे पास इतनी वैरायटी आई है। अदरवाइज़ अगर हम पुराने टाइम की बात करें, तो पुराने टाइम में इवन कि बार्टर सिस्टम है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। एक्सचेंज करना ही बहुत डिफ़िकल्ट था, तो चॉइस की तो बात ही उस टाइम पे नहीं थी। तो वो कह रहे हैं कि यू वुडंट हैव फाउंड सच अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन इंडियन मार्केट्स इवन 2 डिकेड्स बैक। अगर हम 2 डिकेड्स बैक की बात करें तो इतनी वैरायटी तो हमारी इंडियन मार्केट में नहीं थी। इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। अगर हम बात करें जैसे-जैसे ईयर्स इंक्रीज़ हुए हैं, लाइक ईयर्स बढ़ रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है, हमारी मार्केट भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। आज के टाइम में तो हमें इतनी वाइड वैरायटी मिल जाती है गुड्स की, मतलब हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये देखना मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा प्रोडक्ट। तो वो कह रहे हैं कि हम कैसे अंडरस्टैंड करें कितनी रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये चेंजेस लेके आ रहे हैं और किस तरह से ये चेंजेस जो है पीपल की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, क्योंकि देखो बेटा चेंजेस आ रहे हैं नो डाउट, बट हमारी लाइफ कितनी उससे चेंज हुई है ये आप देख सकते हो। आज के टाइम में तो अगर आप देखोगे कि हमने कुछ भी, इवन कि हर चीज़ की टेक्नोलॉजी आ गई है, हर चीज़ की मशीन आ गई है, हमारे काम को इतना उन्होंने ईज़ी कर दिया है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। बेटा ये इसका मतलब ही ग्लोबलाइज़ेशन है। ग्लोबलाइज़ेशन का मतलब ही क्या है, ये तो मैं आपको ये बता दूँ कि 1991 में हमारे एक एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन। उससे पहले 1991 से पहले सारे जितने भी काम थे सब कुछ गवर्नमेंट हैंडल कर, बट गवर्नमेंट से सारे काम जो थे हैंडल नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमें पता है पब्लिक सेक्टर कितना काम करने में वहाँ देर होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एलपीजी पॉलिसी लेके आई, जिसमें कि गवर्नमेंट ने ज़्यादातर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया था, प्राइवेट कर दिया था। और सेकेंड थिंग ये की थी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है कि ग्लोबल लेवल पे आप व्यापार कर सकते हो, मतलब कि आप नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे आप लोग व्यापार कर सकते हो, जहाँ आपका अगर फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडियंस फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज में, वो कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी के मिडल में प्रोडक्शन जो थी लार्जली ऑर्गेनाइज होती थी विद इन द कंट्री, बट वो कह रहे हैं कि बट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ दीज कंट्रीज वर रॉ मटेरियल। पुराने टाइम में क्या होता था, सिर्फ रॉ मटेरियल, फूड स्टफ, फिनिश प्रोडक्ट यही क्रॉस होता था, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में यही चीज़ें जाती थी। मतलब ये चीज़ नहीं थी कि जैसे फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर दे, ये चीज़ नहीं थी पुराने टाइम में। ये चीज़ थी कि हाँ, सामान ज़रूर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था,
बट ये नहीं था कि बिजनेस हम लोग एक से दूसरी जगह अपना बना सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं। कॉलोनीज जैसे कि इंडिया जो था वो एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इंपोर्ट करता था फिनिश गुड्स। तो ट्रेड जो था ये मेन चैनल था जो कि अलग अलग कंट्रीज को कनेक्ट करके रखता था। तो दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो ये जो था ये लार्ज कंपनीज आने के पहले का सिनेरियो है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आने से पहले का। तो बेटा एमएनसी क्या होती है? एमएनसी एक कंपनी है जो कि ऑन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, जो कि एक नेशन से ज़्यादा जगह पे अपना मतलब प्रोडक्शन करती है, कंट्रोल करती है। तो एमएनसी ने ऑफिसेज सेट किए, फैक्ट्री सेट की ताकि वो प्रोडक्शन कर सके इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर। मतलब कि अगर फॉरेनर्स को इंडिया में चीप सस्ती लेबर मिल रही है तो फॉरेनर्स इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको अच्छे रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज डन सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो। ये क्यों किया गया कि मतलब कि उन्होंने परमिशन क्यों दी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो एमएनसीज क्यों आई, इसीलिए इनको परमिशन दी कि आप लोग बाहर जाकर के व्यापार कर सकते हो, क्योंकि ताकि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम हो सके, एमएनसीज जो है उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट कर रहे हैं कि एमएनसी जो है ये सिर्फ फूड्स को सेल नहीं करती ग्लोबली, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ग्लोबली प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके कारण जो प्रोडक्शन है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉम्प्लेक्स वे से। बेटा आप आज के टाइम में अगर हम बात करें तो क्या है, एमएनसी आने के कारण क्या हुआ कि देखो, अगर हमने कोई भी चीज़ बनानी है, सपोज कार बनानी है, तो कार के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग कंपनीज अलग अलग जगह पे बनाती हैं। जैसे उसके अगर हम बात करें उसके जो कार का अगर हम बात करें, उसका इंजन है वो अलग कंपनी बनाएगी कोई किसी और जगह पे। ठीक है, उसके कोई और पार्ट्स हैं कार के तो वो कोई अलग कंपनी बनाएगी। तो इस तरह से क्या हुआ है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है डिवाइड हो गया स्मॉल पार्ट्स में एंड स्प्रेड हो गया पूरे ग्लोब, मतलब पूरी कंट्री में। अबव एग्जांपल ऊपर दी गई थी जिसमें कि चाइना जो है ये प्रोवाइड करवाता है एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। ज़्यादातर एमएनसीज चाइना में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्यों? क्योंकि वो एक चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, क्योंकि वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत सस्ती होती है, इसीलिए तो चाइनीज प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। तो वो कह रहा है कि मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप जो है ये क्या प्रोवाइड करवाता है, ये मार्केट के क्लोजनेस प्रोवाइड करवाता है यूएस एंड यूरोप में। इंडिया जो है इसमें इंजीनियर्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि इंडिया में इंजीनियर ऐसे मिलते हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज बहुत है। सेकंड थिंग, इंडिया में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बहुत है जो कि कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ज़्यादातर जो क्या है कस्टमर केयर कंपनी जो होती है वो फॉरेन में है, उसके जो कस्टमर केयर इंडिया में है। क्यों? क्योंकि कस्टमर केयर जो होता है वो वहाँ पे इंडिया में क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग यूथ जो है उनको बहुत सस्ते रेट पे मिल जाता है, चीप रेट से मिल जाता है। और इसी कारण जो है एमएनसीज की 50 to 60% कॉस्ट जो है वो सेव हो जाती है। मतलब कि अगर ये कस्टमर केयर सेंटर जो है वो फॉरेन में ही खोल लें तो वहाँ पे उनको कॉस्ट बहुत पड़ेगी प्रोडक्ट्स की, इसीलिए वो कस्टमर केयर यहाँ खोलते हैं। कस्टमर केयर क्या होते हैं ये आपको पता ही, कस्टमर केयर सर्विसेज में क्या होता है कि जो हमारे जैसे कस्टमर होते हैं उनकी कंप्लेंट्स को उसमें सुना जाता है। ठीक है, कंप्लेंट्स को सॉल्व किया जाता है। तो एडवांटेज जो है स्प्रेड आउट करने का प्रोडक्शन का अक्रॉस द बॉर्डर टू मल्टीनेशनल्स, ये ट्रूली इमेंस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आज के टाइम में है। तो यही है कि हम लोग ग्लोबली आज के टाइम में इतना आगे तक टेक्नोलॉजी में इतना आगे तक पहुंच गए हैं कि अगर हम बैक टाइम की अगर हम सोचें या देखें तो हम ये सोचते हैं कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे। लाइक मतलब कि इतना उनको ना वैरायटी थी ज़्यादा, ना ही वो ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते थे। तो अगर हम पिछले टाइम में अगर एक हम व्यू देखें वहाँ का तो हमें खुद पे होता है कि पता नहीं आज के टाइम में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है। तो इसी चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।